And we are live. Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Zunair Khan. You know me as Zunair Khan. I am a motivator working as a lecturer and certified coach. Today we have a very special guest from Karachi. अपने गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक के बारे में बताऊं कि आज हम गुफ्तगू क्या करने लगे हैं। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। होलिस्टिक हेल्थ होती क्या है, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे इसे अपनी ज़िंदगी में पुट करके इससे आउटपुट हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए जो मुझे बेहतरीन शख्सियत मिली वो कराची से हैं। महविश कुतुब हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। हैप्पी हेल्थ इनका पेज है, वहाँ पर जाके आप इनकी वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। और मैम, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं ज़ुनैर? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, आपको गुजरांवाला की तरफ से, पंजाब की तरफ से स्पेशल अस्सलाम वालेकुम, दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह आपको इसके अंदर कामयाब करे। और बहुत शुक्रिया आपने आज हमारे प्लेटफॉर्म से आके लोगों को गाइड करने का जो आपने कदम उठाया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सारे आपका इसके अंदर आपका शुक्र अदा करते हैं। अच्छा मिस, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि होलिस्टिक हेल्थ होती क्या है? अच्छा जी, सबसे मैं टॉपिक पे आने से पहले आपने जो इतनी पजीराई की उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पंजाब जो आपने जिनकी तरफ से मुझे सलाम किया उन सबको वालेकुम अस्सलाम। और देखें, हमसे ज़्यादा तो आप लोगों का इसमें मुझे लगता है कि थैंक यू होना चाहिए कि जो आप लोग टॉपिक समझ भी रहे हैं और इसको लोगों तक पहुँचाना भी चाह रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सी बार ऐसे होता है कि बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी नॉलेज और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास ही लेके बैठ जाते हैं और उनको ये प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे होते कि जहाँ पर वो लोगों से बात करें। लेकिन इस मकसद के लिए माशाल्लाह से आपका मैं काम देख चुकी हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लिहाज से, और ऐसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आपके साथ आएँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, इस बारे में प्रोवाइड करें। अच्छा जी, होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही आप ये कह लें कि हमारे पास अभी ये जो टर्म है होलिस्टिक हेल्थ की, इससे बिल्कुल लोग अननोन हैं, इस बारे में जानते नहीं है कि व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ। हेल्थ बहुत बार सुना है, फिजिकल हेल्थ सुना है, मेंटल हेल्थ सुना है, बट होलिस्टिक हेल्थ किसी ने नहीं सुना कि होलिस्टिक हेल्थ है क्या चीज़। तो जुनैर, होलिस्टिक हेल्थ जो है मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। आप ये समझते हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी जब पैदा होता है, जिंदगी में सर्वाइव करता है, तो ये तीनों लेयर्स पे ही वो अपनी जिंदगी के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है। उसकी उसकी एग्जिस्टेंस की, उसकी इस दुनिया में मौजूदगी की एक इंसान की ये तीनों लेयर्स उसके साथ साथ चल रही होती हैं कि उसकी एक मेंटल लेयर है, उसकी एक फिजिकल लेयर है और उसकी एक स्पिरिचुअल लेयर भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी इस चीज़ की आगाही नहीं है, हमारे पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने मेंटल लेयर और अपने स्पिरिचुअल लेयर तक जो है हम उसकी हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत अगर कंसर्न हो जाएं, वो भी उस लिमिट पे जाके हम होते हैं जब हमें फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या फिर मोटापा आना शुरू हो जाता है, तो हम फिर थोड़ा बहुत जाके अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल लेयर को लेके कंसर्न होते हैं। अदरवाइज तो मैं ये कहूंगी कि हम लोगों के पास जो है अपनी फिजिकल लेयर को लेके भी हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, हम इस चीज को अहमियत ही नहीं देते। तो मेंटल लेयर और स्पिरिचुअल लेयर तो बहुत आगे की बात है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम लोगों को इस बात पे अवेयर भी करें और अवेयरनेस के साथ साथ हम उनको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, वो टेक्निक्स भी प्रोवाइड करें, वो टूल्स भी प्रोवाइड करें, जिसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो मेंटली भी फिट हो सके, स्पिरिचुअली भी फिट हो सके और फिजिकल लेयर पे भी वो फिटनेस को फील कर सकें और सेहतमंद रह सके। क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ का ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये बिलीव है इस बात का कि कोई भी इंसान जब तक इन तीनों लिहाज से फिट नहीं होगा, वो कभी भी एक आप कह लें कि एक ब्लिसफुल लाइफ, एक बेटर लाइफ नहीं गुजार सकता। अगर वो फिजिकल फिट है बट उसको जहनी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो तब भी अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को लैक करेगा, अपनी सेहत को लैक करेगा और उसको वो खुशी नहीं मिल पाएगी लाइफ में, एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार पाएगा। और अगर कोई इंसान मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, शार्प है और फिजिकली भी शार्प है, फिजिकली भी अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे अगर उसकी बीमारियां हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे उसको डिजीजेज हैं,
تو वो इन दोनों अपनी हेल्थ से उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो फिर भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई कमी महसूस करेगा, स्ट्रेस महसूस करेगा और उसको खुशी नहीं मिल पाएगी। तो एक्चुअली अगर हमें जिंदगी को एक अच्छी तरीके से गुजारने का सोचना है और ये सोचना है कि हमें एक खुशहाल जिंदगी मुयस्सर आए, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हमें मुयस्सर हैं या नहीं है, लेकिन इन तीनों पे अगर इंसान अपनी फिटनेस पे काम करेगा तो वो यकीनी तौर पर एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। जी, दिस इज मैंने कम अल्फाजों में कोशिश की कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। वाह मैम, आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया। तो यकीनन ये एक नया टॉपिक है, ये एक नई चीज़ है, हमें सुनने को मिल रही है कि होलिस्टिक हेल्थ में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मिस यहाँ पे तो ये देखा गया है कि जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि लोग अपनी फिजिकल फिटनेस पे ही नहीं ध्यान देते, आप तो कह रही हैं उन पे और बर्डन डाल रही हैं कि मेंटल हेल्थ का भी सोचें, वो स्पिरिचुअल हेल्थ का भी सोचें। तो आप हमें ये बताएं कि ये हम डेवलप कैसे करें। आप क्योंकि एक योगा ट्रेनर भी हैं, आपके जिम भी हैं चल रहे साथ साथ, तो आप कैसे काम करती हैं और हम आपकी बातों को किस तरह करें। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मेंटल हेल्थ है क्या और हम कैसे हासिल कर सकते हैं, फिर इसी तरह फिजिकल हेल्थ की तरफ चलें और फिर एंड पे स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो कहा कि यहाँ पर लोग सोचते नहीं हैं इतना ज़्यादा, ये तो आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, स्ट्रगलिंग है, बट देखो फ्रेंड, जब तक कोई इंसान लेकर आएगा नहीं, लोगों को अवेयर नहीं करेगा, तो जब तक लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होगी। तो अभी समझ लें पाकिस्तान में ये पहला स्टेप ही है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम जैसे और भी लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा और इस चीज़ को लोग समझने लगेंगे। और आपने जैसे बात की कि एक बर्डन बन सकता है किसी के लिए, तो शायद सोचने में और सिर्फ सुनने में उनको ये लगे, लेकिन जब वो जिंदगी में इस चीज को समझकर इस तरफ आएंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि उन्हें अपनी जिंदगी से तमाम जो बोझ और स्ट्रेस उनकी लाइफ में होते हैं उसे निकालने का एक टूल जरूर मिल सकते हैं, उसे निकालने का एक अच्छी और जिंदगी गुजारने के उन्हें जरूर टूल मिल सकते हैं। सुनने में बेशक उन्हें लग रहा हो कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, हम मेंटल हेल्थ के बारे में सोचे या कुछ, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसा इसमें कुछ भी, अब फॉर एग्जांपल मैं जो अगर सर्विसेज देती हूँ या हम जो देते हैं उसमें जो थेरेपीज होती हैं, अगर आपको वो पता चलेंगी या ऐसा ऐसा लोगों को पता चलेंगी, तो वो हमारी नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं और उसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी तालीमात में, हमारी एजुकेशन में, हमारी इस्लामी तालीमात में मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया है या हम भूल चुके हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग या व्हाट आई एम डूइंग, मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को उन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिमाइंडर दिया जाए, उन तमाम बातों का दोबारा से, कि वो उन्हीं तालीमात पर, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें से, बहुत सी बातें अब आज हम जो भी बात करेंगे, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह से इस पे काम किया, वो बहुत सी तालीमात ऐसी हैं कि सब जानते हैं उस बारे में, आप भी जानते हैं। मेंटल लेयर पे आपने सवाल किया कि मेंटल लेयर क्या है, तो मेंटली तौर पे फिट रहना, स्ट्रेस से आप अपने आप को जितना ज्यादा, स्ट्रेस से जो कि स्ट्रेसर्स हैं हमारी लाइफ में, आप उससे जितना बचोगे या फिर उस स्ट्रेस को जितना ज्यादा मेंटेन कर सकोगे, एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं, तो वो कौन सा इंसान है जिसको एज अ कंसल्टेंट मैं कह सकती हूँ कि ये मेंटली फिट है या मेंटली फिट नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत आम सा एक स्केल है, हम जिसके ऊपर ये जज करते हैं कि अगर वो अपनी हिस्ट्री बताता है तो हमें सबसे पहले ये समझ में आता है कि भाई उसे गुस्सा कितना आता है, वो कितना ज्यादा दिन में शाउट करता है या उसे छोटी छोटी बातों पर कितना गुस्सा आता है। अगर कोई इंसान बहुत शदीद गुस्सा करता है, हर बात पे गुस्सा करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेंटल लेयर है वो डिस्टर्ब है, यानी कि वो बैलेंस नहीं है। अगर कोई इंसान मेंटली बैलेंस होगा तो वो यकीनन अपने गुस्से पर काबू कर सकता है। इसी तरीके से इमोशनल लेयर जो होती है, जिसको हम इमोशनल बैलेंस कहते हैं, आपके बहुत सारे इमोशंस हैं, आपको कभी घबराहट बहुत शदीद हो रही है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको किसी बात का फेयर है, आपको टेंशन है, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप उस किस तरीके से उन अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हो, रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत शदीद किसी बात का फेयर है और वो जब कुछ बोल रहा है तो उसके बोलने से बहुत शदीद उस की फीलिंग्स में, उसके लहजे में या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी उस इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा।
لیکن جب مینٹل لیئر پہ کام ہوتا ہے وہ اپنی ان تمام چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ٹول آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اس فیلنگس کو اس وقت کیسے مینیج کر سکتا ہے. اور یہ چیز مطلب نظر میں آتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہو اپنے آبزرویشن کے اندر کہ جو لوگ بہت زیادہ اپنے مینٹل لیئر کو لے کے امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ایک اسکل ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان ہے وہ مینٹلی طور پر غصہ کرتا ہے تو وہ تو کرے گا, وہ تو کرتا ہی رہے گا. ہمارے پاس ایک چیز ہے نا, یہ تو اس کی عادت ہی ہے, یہ تو اس کا بہیویئر ہی ہے. تو ہم نے تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ نارمل بہیویئر نہیں ہوتے کہ آپ غصے میں رہو یا پھر آپ افسردہ رہو. یہ ایک ایسے بہیویئر ہوتے ہیں جس کے اوپر کام کر کے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو جب آپ مینٹل تھراپیز کرتے ہو اور ریگولر روٹین کے اندر وہ تھراپیز کرتے ہو, یوگا کی فارم میں, بریدنگ ایکسرسائز کے فارم میں یا کاؤنسلنگ کے فارم میں کچھ اچھا سنتے ہو, تو آپ کا جو مائنڈ ہے, آپ کا جو مائنڈ پروگرامنگ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہونے لگتا ہے, اور پھر آپ کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا جان جاتے ہو اپنے غصے کو بھی, اپنے ایموشنز کو بھی, اور پھر وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں شامل ہو جاتا ہے. تو ان اسکلس کو سمجھا جائے اور ان اسکلس کو سمجھنے کے بعد اس کو پریکٹس کیا جائے تو وہ یقینی طور پہ فائدہ مند ہوتی ہے. اور میں نے بھی یہی کیا ہے, ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے, پڑھا ہے, پریکٹس کیا ہے. تو الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب کافی ایموشنلی جو ہے وہ بیلنس ہوں, اور لوگوں کو وہی ٹیکنیکس بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایموشنلی کیسے بیلنس رہا جائے. ایموشنلی آپ بیلنس ہو, اس کا مطلب آپ مینٹلی بیلنس ہو. جی جناب. کیا بات ہے کہ اگر آپ ایموشنلی بیلنس ہے اس کا مطلب ہے آپ مینٹلی بیلنس ہیں. میم یہاں پہ تو دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے لوگ بڑی جلدی ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں, اسپیشلی مدرس جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ بڑا غصہ کرتی ہیں. تو انفیکٹ جو بچے کا کوئی الٹا کام کرتے ہیں تو وہ ڈبل غصہ کرتے ہیں, پھر آگے ری ایکشن میں بچے بھی ان کے آگے غصہ کرتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے ساتھ بھی یہی کیسز ہیں, کلاس کے اندر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی یہ کیسز ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص جو ایموشنلی ان بیلنس نہیں ہے, ان بیلنس ہے, تو وہ سارے کے سارے مینٹلی طور پر ان کو کوئی پرابلم ہے, ان کو کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے, ان کو یوگا ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے میں ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ایسی کوئی بات ہے کہ فوراً ہر کسی کو کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے یا کچھ ہے. کنسلٹنٹ کی یوگا کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوگا ایک بیسٹ ٹول ہے آپ کی ڈیلی. آپ جتنا زیادہ اس کو لائف میں لے کے آؤ گے, ڈیلی پریکٹس کرو گے, آپ بہتر بھی ہو گئے ہو تو وہ مزید بہتری کی طرف آپ جاتے جاؤ گے. لیکن کنسلٹنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ, وہ تو خدا نہ خواستہ جب کوئی اسٹریس اینزائٹی کا پیشنٹ ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا پیشنٹ ہو جاتا ہے, تب آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک کنسلٹنٹ کی, ایک تھراپسٹ کی, کہ وہ اس کا علاج کرے. ادروائز ہاں میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس چیز کو اون کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ, میں اس کو پرابلم کا نام نہیں دے رہی کیونکہ لوگ ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی جو ہے نا آپ کسی کو خدا نہ خواستہ پاگل قرار دے رہے ہو, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں نزلہ کھانسی ہوتا ہے, ہم اس کا علاج کرتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یا پھر ہم کبھی کبھی خود میں سیلف کیور بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہمیں اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ بھائی میرے گلے کی ٹیوننگ خراب ہو گئی ہے یا میرا کچھ پرابلم ہو گیا, آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ جو آپ نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہو کہ وہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اس طرح کی بیہیویئر جس کے اندر غصہ سب سے زیادہ سر فہرست ہے, جو کہ بات بات پر آتا ہے, اور مس بہیو کرنا کسی کے ساتھ, اٹس ناٹ اے نارمل ایٹیٹیوڈ, ایک مائنڈ کا نارمل پیٹرن نہیں ہے. اگر آپ گھر میں کسی کو مستقل دیکھ رہے ہو یا آپ کے اپنے ساتھ یہ چیز ہے, تو آپ کو اس بات کو اون کرنا ضروری ہے, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یار میرے مائنڈ کی ٹیوننگ میں کچھ پرابلم چل رہا ہے, سم تھنگ از گوئنگ رانگ ود مائی مائنڈ اور ود مائی مینٹل ہیلتھ. تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا صرف, اور آپ صرف اور صرف اویئر ہو گئے اپنے اس سچویشن سے, آپ کچھ نہ کریں, آپ یوگا بھی نہ کریں, آپ کوئی چیز نہ کریں, آپ صرف اور صرف اس وقت میں جب کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کچھ سیکنڈ کا پاز لے کر, کچھ سیکنڈز کا, میں 1 منٹ کا بھی نہیں کہہ رہی, کچھ سیکنڈ کا پاز لے کر صرف اور صرف یہ سوچ لیں کہ میرے مائنڈ میں اب جو یہ مجھے اس طرح کا ایموشن آ رہا ہے, یا جو مجھے غصہ آ رہا ہے, یا میں کسی کو کسی ایکشن کا ریئیکشن دے رہے ہیں کہ طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو 1 منٹ کا پاز دے کر, کچھ سیکنڈز کا پاز دے کے یہ ضرور سوچیں کہ یہ میرا نارمل ایکٹ نہیں ہے. اگر میں ہیلدی پرسن ہوں تو میں اس لمحے کے اندر اپنے آپ کو ریلیکس بھی رکھ سکتا ہوں. اور آپ یقین کریں جنید, صرف اس سوچ کا آنا اس وقت آپ کو اس ریئیکشن سے روک دے گا. تو یہ آپ کی اپنی تھراپی ہو گئی, یہ آپ کی اپنی کاؤنسلنگ ہو گئی, یا آپ کی سیلف آپ کہہ لیں کیور ہو گئی. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی قطعاً. لیکن ہاں وہ سچویشن جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب بات حد سے بڑھ جائے کہ
बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, माइंड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तब तो यकीनी तौर पे आपको किसी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट से रब्ता करना चाहिए। यकीनन कि जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो फिर हमें ज़रूरत है, वरना नॉर्मली हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी, साथ साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑडियंस, तो कुछ लोग कह भी रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, जी वो साथ साथ पूछ सकते हैं। मैं महविश आज हमारे साथ ही हैं, वो आपके तमाम सवालों का जवाब जरूर देंगी। अच्छा मिस, ये तो मेंटल हेल्थ हो गया, अब फिजिकल हेल्थ की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता भी है आगे ईद आ रही है और सब ने गोश्त भी काफी सारा खाना है, और गुजरांवाला तो पूरे पाकिस्तान में इस बात में मशहूर है कि वो पहलवानों का शहर है। यहाँ पर 52 टन जो है डेली गोश्त खाया जाता है, इसकी खपत है। तो किस तरह से हम इसको मेंटेन रखें अपनी फिजिकल हेल्थ को? देखें, अभी मैं आपसे बात करने से पहले थोड़ा सा यही देख रही थी, ये सारा मीट का प्रोसेस और ये सब कुछ जो कि होता है ईद में, तो जरूर हो, गोश्त हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खा सकते हैं, हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, तो जरूर आप लोग खाएंगे। लेकिन अगेन देखिए, हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी के अंदर हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं या योगा की बात करते हैं, तो उसके अंदर इसका अगर आप एक लफ्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इट्स अ बैलेंस ऑफ योर एनर्जी, इट्स अ बैलेंस ऑफ योर लाइफ, कि इसमें किसी चीज को खत्म नहीं कर देना है और किसी भी चीज को बढ़ा नहीं देना है। द मेन पॉइंट है कि बैलेंस रखना है। अब मैंने इमोशंस की भी अगर बात की तो उसका भी यही मतलब था कि ये अगर कोई इंसान ऐसा हो जाए कि जिसको किसी कोई बात का बुरा ही नहीं लग रहा, तो वो भी कुछ अजीब सा हो जाएगा, उसको भी हमें बैलेंस करना है। तो इसी तरीके से डाइट पे आपने जो सवाल किया, तो गोश्त जरूर खाएं, लेकिन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, जिसका हम लोगों ने यूज करना छोड़ दिया है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम लोग अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना शुरू करते हैं और उसी को सिर्फ फॉलो करने लग जाएं जुनैर, तो शायद हमें दूसरे बहुत ज्यादा लोगों की इतनी जरूरत ही ना पड़ने लगे। अगर जो अल्लाह ताला ने आपको एक ह्यूमन इंटेलिजेंस दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर हम अपनी टमी की बात कर रहे हैं, हम अपने स्टमक की बात कर रहे हैं, तो हमें किसी न्यूट्रिशन से ज्यादा आपका टमी आपको टीच कर सकता है कि हाउ मच इट नीड्स, कि आपके टमी को कितनी नीड है खाने की, आपकी टमी को, आपके स्टमक को कितनी नीड है कि उसको गोश्त प्रोवाइड किया जाए, आपकी बॉडी को कितनी नीड है। प्रॉब्लम इज दैट कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम अवेयर नहीं है अपनी बॉडी से, अपने बॉडी के ऑर्गन से, और हम लोगों का कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड नहीं हुआ हुआ। अगर तो हम सिर्फ यही समझ जाएं कि हमने अपनी बॉडी के साथ, अपने स्टमक के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना है, तो आप यकीन करें ये सवाल शायद मुझसे पूछने की बाद में जरूरत ही ना पड़े कि हमें कितना खाना है, कितना खाना नहीं। आपका बॉडी, आपका स्टमक खुद आपको अलार्म देता है कि आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है और आपको अब नहीं खाना। तो ईद पे भी आप इसी बात का ख्याल रखें। एक नॉर्मल सी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि एक गाइडलाइन होती है कि वैसे तो आप हफ्ते में 1 से 2 दिन गोश्त खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यूज के लिए ठीक है। अदरवाइज गोश्त का ज्यादा खाना आपके गुस्से को बढ़ाता है, आपके इमोशंस को अनबैलेंस कर देता है। आपका न्यूट्रिशन जो है वो आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। अगर आपने गुस्से से छुटकारा पाना है, अपने माइंड को हेल्दी रखना है, तो जितना ज्यादा आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे रहते हैं, क्योंकि ये आप देखने में ही देखें कि ये चीज कितनी ज्यादा ठंडी ठंडी और प्लेजेंट सी होती है। आप गोश्त को देखें तो आपको फील होता है कि थोड़ा सा हार्ड है वो, तो वो चीज लेनी जरूर है न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा करने के लिए, बट इतनी नहीं कि वो आपके इमोशंस को अनबैलेंस कर दे, आपको फिजिकली अनबैलेंस कर दे। तो उसकी जो मैंने आपको रेशियो बताया कि आप वीक में 2 बार भी अगर खाते हैं और वो भी एक 100 ग्राम, तो वो आपके लिए काफी है। तो जरूरी नहीं है कि अगर गोश्त घर में आ गया है तो रोजाना उसके टिक्के बने, रोजाना उसके जो है ना वो बने, वो आप उठा के रख दें, आप उसको बाद में यूटिलाइज कर लें। गो के ये भी कोई बेहतर सजेशन वो नहीं है। तब सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि देखें, कुर्बानी गरीबों के लिए की जाती है, तो उनको दीजिए ज्यादा से ज्यादा गोश्त, उनमें बांटिए ज्यादा से ज्यादा गोश्त, अपने लिए उतना ही रखें जितना कि आपका पेट जो है वो आपको इजाजत देता है, और उसको इस तरह से खाएं। जी, ये एक मैंने बिल्कुल गाइडलाइन दी है आम सी। जी बिल्कुल ठीक है, गुजरावाला वाले तो वैसे खाने के बाद फिर खाना खाते हैं, तो जी अपने स्टमक का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिस गोश्त के हवाले से क्वेश्चन है, वैसे तो शायद अगर आप इसका क्वेश्चन अगर आंसर कर सकें। वो कह रहे हैं उगले हुए गोश्त को कोई नुकसान तो नहीं, इसका कोई मसला नहीं है? उबला हुआ गोश्त, देखें अगर गोश्त खा रहे हैं उबला हुआ हो या मसाले वाला हो, गोश्त का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, ओवर कर रहे हैं आप तो वो उबला हुआ गोश्त हो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, या वो मसाले वाला हो वो भी आपको कोई नुकसान टाइम है पहुंचाएगा। गोश्त खाने का? अगर वो टाइम भी पूछ रहे हैं,
सुबह दोपहर टाइम शाम? देखिए, रात में जो है ना, जितना ज्यादा लाइट ग़िज़ा खाई जाए वो उतना ज्यादा बेहतर है। यानी 6 बजे मगरिब के बाद से आपको कोई भी हैवी मील नहीं लेना चाहिए। तो बेहतर ये है कि जो गोश्त हो या ये चीजें हो तो आप दोपहर में खा लें, ताकि उसको हजम होने के लिए जो सबसे ज्यादा लाइट फूड होता है वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जो कि आपके विद इन कुछ आवर्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो रात में क्योंकि हमें सोना होता है, तो उससे पहले आप कोई लाइट फूड लें, यही आपके लिए बेहतर है। गोश्त को आप दोपहर में रखें तो ये ज्यादा बेहतर है कि दोपहर में खाएं। जी, दोपहर को गोश्त को दोपहर की स्लॉट में रख रहे हैं, रात को कोई लाइट सी चीज़ इस्तेमाल करें। अच्छा मिस, यहाँ पे स्पेशली गुजरांवाला के बारे में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अखाड़े ज़्यादा हैं, यहाँ पे जिम ज़्यादा है, योगा के जो क्लब्स हैं वो बड़े कम हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि योगा का क्या योगदान है इस सारी हेल्थ के प्रोसेस में, फिजिकल हेल्थ में? देखिए जुनैर, बेसिकली मैं योगा एक्सपर्ट ही हूँ और यूएस अलायंस है, मैं योगा योगा ट्रेनर। मैं अब्रॉड गई थी वहां से पढ़ने के लिए, और वहीं पर मुझे सारी इसकी जो आप ये कह लें कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में आया कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। और होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के लिए आप दूसरी चीजें भी जरूर लोग एज अ टूल यूज कर सकते हैं, बट मेरे लिए क्योंकि मैं इसमें एक्सपीरियंस थी और मैंने इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखे। मैंने हॉस्पिटल्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन इंटरनेशनली बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। लोग मैं खुद एज अ थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट इन लोगों के साथ काम करती हूँ। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है वो यही है कि ये तीनों लेयर्स पे काम कर सकता है, बट ये आपका जो ट्रेनर है या एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी खुद अप्रोच क्या है। अगर तो मैं उस थेरेपी को उसको सिर्फ फिजिकल लेवल पे रखना चाहती हूँ, जो कि नॉर्मली अगर कोई पाकिस्तान में योगा कर भी रहा है या गुजरांवाला में भी कर रहा होगा, तो आपको बहुत कम ऐसा लगेगा कि कोई मेंटल हेल्थ की या कोई स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करता हो। लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकली उसको एक्सरसाइज करवा देते हैं, आसना करवा देते हैं। बट योगा की जो बेसिक फिलॉसफी है, जिसको मैं लाना चाह रही हूँ, पाकिस्तान में भी उस पर काम कर रही हूँ, वो बेसिक फिलॉसफी फिजिकल हेल्थ की नहीं है सिर्फ और सिर्फ। इट्स बेसिक फिलॉसफी आपके लाइफ स्टाइल चेंज की है, आपके लाइफ स्टाइल पैटर्न की है, और आपकी होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की है कि एक इंसान बेहतर जिंदगी और अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता है। तो वो चीजें आप किस तरह से, अगर आप पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से करते हैं, तो योगा के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। फिजिकल लेयर पे हम जब काम करते हैं तो हम फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं जो काफी मुश्किल भी होती हैं, जिसमें सर के बल उल्टा भी खड़ा होना होता है, जिसमें पूरा टेढ़ा मेढ़ा भी होना होता है। उसमें आप फिजिकली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो, मसल्स बिल्ट हो जाते हैं, और काफी बेहतर एक यंग एज लुक भी आ जाता है, और ये सब चीजें आ जाती हैं। और मेंटल लेयर पे काम करने के लिए जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो कि हम ज्यादातर जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं उनको हम ट्रीट करने के लिए, या कह लें कि उनकी काउंसलिंग करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। और स्पिरिचुअल लेयर पे काम करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक इन योगा। योगा के अंदर भी है ये, कुछ लोग मेडिटेशन बगैर योगा के भी करते हैं, मुराकबा जिसे कहा जाता है। तो हम इस तरीके से इन तीनों टेक्निक्स को यूज करते हुए एक इंसान के ऊपर, या पेशेंट कह लें, मैं पेशेंट नहीं वर्ड यूज पसंद कर रही होती ज्यादा, लेकिन आप एज अ फ्रेंड कह लें मेरे, एज अ क्लाइंट कह लें मेरे, या फॉलोवर्स कह लें, मैं उनको ये तमाम चीजें बता रही होती हूँ कि आप इन तीनों लेयर्स पे, और हम करवा रहे होते हैं काम करना। जी बेहतरीन मिस, ये असफंद यार हैं, ये साइप्रस से हमारे साथ हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पे योगा करता हूँ, लेकिन सेशन भी लेता हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। असफंद, आप काइंडली देखिए, बताएंगे किस चीज का आपको फर्क नहीं पड़ा, ये जरा डिटेल बताइएगा। जी मिस, आपके ख्याल में देखिए इनको क्या फर्क नहीं पड़ा? देखिए, मैंने आपसे यही कहा ना जरा कि इट्स अबाउट अप्रोच, कि आपकी अप्रोच क्या है। योगा की जो स्टडीज हैं, या योगा जिस तरीके से करवाया जा सकता है, अगर तो आपको योगा उसी तरीके से करवाया जा रहा है और आप कर उसी तरीके से रहे, तब तो आप ये कह सकते हैं कि वो मुझे फर्क नहीं पड़ा। अब आई डोंट, यानी कि हमें ये नहीं पता ना उनकी अप्रोच क्या। अगर तो उनकी फिजिकल अप्रोच है और वो ये चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो, सिर्फ और सिर्फ उनकी अप्रोच वेट लॉस की है, तो उन्हें यकीनी तौर पर वेट लॉस योगा की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर पावर योगा है, जिसके अंदर फ्लो योगा है, जिसके अंदर कार्डियो योगा है। अब वो चीजें फिर जरूर हेल्पफुल होंगी उनके लिए। तो अगर हमें ये स्पेसिफिक मालूम हो जाए कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उन्होंने डेली रूटीन की बात की, एंगर इश्यूज, हाँ एंगर इश्यूज के लिए इन्होंने ये बात करी कि इनको एंगर इश्यूज हैं। तो मैं इसके अंदर बहुत बड़ा रोल आपका जो थेरेपिस्ट है या फिर आपका जो टीचर है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप
آپ یہ کہہ لیں کہ یوگا ایک ایسی جرنی ہے خاص کر ہمارے ملک کے اندر کہ وہاں پر لوگوں کو انگلی پکڑ کے وہاں پہنچانا پڑتا ہے. اگر میں اسی کی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ بریدنگ اس طرح سے کریں اور آپ یہ فیل کریں گے, تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں جو اس وقت فیل نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ آپ کے ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے اس جرنی سے گزار کر اس چیز کو فیل کرواتا ہے. تو یہ آپ کا 80% جو ہے یہ آپ کے ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور باقی 20% آپ کے جو آپ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو اس چیز میں کہیں نہ کہیں لگیں گے کہ آپ کے جو اینکر ایشوز ہیں وہ مینیج نہیں ہو پا رہے, آپ بریدنگ پیٹرنز نہیں کر رہے اور اس طرح کی ٹیکنیکس یوز نہیں کر رہے. باقاعدہ ریشیو ہوتے ہیں, باقاعدہ اس کے پورے پیٹرنز ہیں کہ آپ نے پہلے کپال بھاتی کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے, اگر ایگزامپلز دوں بریدنگ ایکسرسائز, تو اس کی پوری آپ یہ کہہ لیں کہ کسٹمائزڈ اور ایک ڈیزائن ہوئی ہوئی چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہو تو 98% ریزلٹس آتے ہیں اور بہت بہترین ریزلٹس آتے ہیں. اس کو فالو نہ کیا جا رہا ہو تو پھر اس طرح سے ضرور ہوگا کہ آپ کو ریزلٹس نہیں آئیں گے اس کے. جی اسمد, آپ کوشش کریں اپنے ٹرینر چینج کر کے دیکھیں, یا اپنے ٹرینر جو آپ کو ٹیکنیکس بتا رہے ہیں اس کے اوپر بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں. ان سے پوچھیں کہ آپ کہیں پر لیگ تو نہیں کر رہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی یوگا آپ کی لائف میں جو اینگر کا ایشو ہے اس کو ختم کر دے گا. مس اس سے ملتا جلتا کوشچن ہے, ساتھ ہی لے لیتے ہیں تاکہ کوشچن بھی ساتھ ساتھ کمپنسیٹ ہوتے رہے. جی 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 مس, زیادہ کھانا پینا ہمارے ایموشنز, ہماری اینگر کے اوپر کوئی افیکٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کیسے اسے مینیج کریں؟ بہت زیادہ کرتا ہے افیکٹ. آپ یہ کہہ لیں کہ ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں. یہ ایک بہت ایک جملہ ہے جو کہ پورا ڈیفائن کرتا ہے آپ کو کہ آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں. آپ کی پوری شخصیت وہی ہے جو آپ کھاتے ہیں. تو ڈائٹ کا تو ہمیں یہ بہت ڈیٹیل ایک گفتگو ہے جس کے اوپر اگر بات کریں تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی, لیکن میں صرف آپ کو اتنی ہنٹس ضرور دے سکتی ہوں کہ آپ جتنا اوریجنل فوڈ پہ رہیں گے, جتنا نیچرل فوڈ پہ رہیں گے, جتنے کم مسالے کھائیں گے, جتنا کم گوشت کھائیں گے, اتنا زیادہ آپ کے جو ایموشن ہیں وہ بیلنس رہیں گے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں نا پریکٹس کر کے, صرف اور صرف آپ ایکسپیرینس کر کے, آپ ایک ہفتہ صرف ٹھنڈے کھانے کھائیں اور آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا جو اسٹریس لیول ہے, جو آپ کا مائنڈ ہر وقت ایک گہما گہمی اور ایک الجھن کا شکار رہتا ہے, آپ اگر کین آبزرور ہیں تو آپ آبزرو کرتے رہیں خود کو, اور ایک ہفتے کے بعد آپ خود فیل کریں گے. اچھا, ایک بہت بڑا مسکانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے کہہ لیں, یا پھر جو ہمارے جو پہلے ماشاء اللہ دادا دادی یہ سب گزرے ہیں, ہم سے بہت محبت کرتے تھے, انہیں اپنے بچوں سے بہت محبت تھی, تو انہیں بڑی فکر ہوتی تھی کہ 3 ٹائم تک کھانا بچوں نے کھانا ہے ورنہ تو بچے بیمار ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس نے بڑی ہماری جو ہے نا گڑبڑ کر دی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, کہ ہمارے اسٹمک کو اب یہ عادت ہو چکی ہے کہ شاید ہم نے 3 ٹائم تک کھانا کھانا ہے تبھی ہم نے فٹ رہنا ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. انسان 2 ٹائم کا کھانا کھا کے اور اپنے پیٹ سے, اپنے اسٹمک سے کم کھانا کھا کے, جو کہ ہماری ریلیجیس اسٹڈیز کے اندر بھی ہے, تو آپ زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہو. جتنا زیادہ آپ کھانا کھاؤ گے, آپ یقین کرو زنیر, اگر مجھے رات میں کوئی بہت زیادہ انرجیٹک ورک آؤٹ کرنا ہو تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے لوگوں کو سننے میں کہ بھائی زیادہ ورک آؤٹ کرنا ہے تو بہت اچھے سے زیادہ کھانا کھا کے جانا چاہیے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. جس دن آپ نے, میں نے صبح میں کوئی کاربوہائیڈریٹس لے لیا, اس دن رات میں انرجی ہی نہیں ہوتی, اور جس دن صبح سے صرف فروٹ لیا ہوا ہو, جس دن صرف آپ نے ویجیز لیے ہوئے ہوں کچھ ہلکے پھلکے, یا پانی پیا ہوا, اس دن رات کو بہت زبردست آپ ورک آؤٹ پوری انرجی کے ساتھ کر سکتے ہو. تو آپ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھو جو کہ میں نے آپ کو بھی بتائی ہے, اس کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرو کہ کم کھانا کھانے سے آپ کی انرجی کہیں نہیں جانے والی فور 3 days فور 4 days, بلکہ امپروو ہوگی. کم کھانا کھاؤ گے وہ امپروو ایک دن ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے مائنڈ کا پروگرام ایسا ہو چکا ہے نا کہ ہم نے 3 دن ہی کھانا کھانا ہے, تو صرف اور صرف آپ کے مائنڈ کی ایک غلط, آپ کہہ لیں کہ آپ کو مس گائیڈنس ہوگی, جو کہ آپ کا مائنڈ آپ کو کر رہا ہوگا کہ آپ کو ہنگر ہو رہا ہے اور آپ ویک فیل کر رہے ہو. تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی باڈی کے اندر سیو انرجی بہت زیادہ ہے جو کہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو. تو وہ آپ کو کون مس گائیڈ کر رہا ہے؟ وہ آپ کا برین اس ٹائم آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے. اور آپ کو, اگر آپ مینٹلی فٹ ہو, انشاءاللہ ہوگے بھی, تو آپ اس مس گائیڈنس کو سمجھ جاؤ گے اور فوراً سے کھانے نہیں بیٹھ جاؤ گے کہ یار نہیں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے بہت شدید, میں تو کھا رہا ہوں. بلکہ آپ مینٹلی فٹ پرسن یہی کرے گا کہ وہ اس مس گائیڈنس کو سمجھے گا کہ یہ میرا برین اس وقت مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے, اس وقت بھوک نہیں لگی ہے آپ کو, تو کم کھانا کھائیں, 2 ٹائم کھانا بھی انف ہے. آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس ویسے بھی ہمارے ریلیجن کے اندر بھی ویک میں 2 ٹائمز ہم روزے رکھ سکتے ہیں. بہت سے مذہبوں میں آپ دیکھیں گے کہ روزے رکھنے کا کیوں کہا گیا ہے, اتنے زیادہ فاسٹنگ کیوں ہے,
इसीलिए कि हमारे स्टमक को, हमारे बॉडी को ब्रेक चाहिए होता है एवरी टाइम। जब हमारी बॉडी हमारे खाने के प्रोसेस में लगी रहती है तो उसका हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो एनर्जी प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो जितना कम खाना खाएंगे उतनी ज्यादा हीलिंग प्रोसेस होगा, और हीलिंग प्रोसेस जितना होगा आप इमोशनली उतना बैलेंस रहोगे और फिजिकली उतना ज्यादा बैलेंस रहोगे। जी, बड़ा कम्प्रीहेंसिव मैम, अगेन से आपने एक्सप्लेन कर दिया हमारे लिए कि हम वो होते हैं जो हम खाते हैं। अच्छा मिस, यहाँ पर अभी आपने बात की थी कि हम ठंडा खाना खाकर जरा कोशिश करें और अपने आप को ऑब्जर्व करें, फर्क आएगा। लेकिन आपको बताएं कि ठंडे खाने की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं घरों में। ओके, तो तुमने मुझे ठंडा खाना दे दिया, रोटी ठंडी हो गई है, मैंने नहीं खाना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, इसको स्टमक को ब्रेक भी देंगे इंशाल्लाह ताला। असमन हमें साथ साथ बता रहे हैं अपने ट्रेनर के बारे में। असमन, यकीनन आपके ट्रेनर बहुत अच्छे होंगे, हम ये नहीं कह रहे आपके ट्रेनर बुरे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जरा और बेहतर तरीके से माइंड को रिलैक्स करके कोशिश करें, उनसे डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम। मैं भी आपको बेहतर गाइड करेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से आप उनसे डिस्कस करें अपना प्रॉब्लम, आप उन्हें बताएं। आप उनसे सेशन ले रहे हो लेकिन आपको फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यकीनन कहीं ना कहीं लैक है, दोनों तरफ से किसी एक तरफ जरूर लैक है। जी मिस, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे उस पर कमेंट अच्छा, एक करिए। चीज जो आपने, अच्छा वो मैं करती हूँ, लेकिन आपने तो ठंडे खाने की बात करी, मेरा मतलब वो ठंडा नहीं था। वैसे वो भी आपने ठीक कहा कि हमें बिल्कुल गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, हमें थोड़ा सा जब खाना नॉर्मलाइज हो जाए तब खाना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ठंडे खाने से मुराद मेरी वेजिटेबल्स थी, जो कि इतना ज्यादा मतलब जिसको देख के कूलिंग इफेक्ट आता है ना, जो कि आपके स्टमक के लिए कूलिंग इफेक्ट रखते हैं, वो वाले जो मसाले, गरम मसाले, और ये जब हम बहुत ज्यादा चीजें शामिल कर देते हैं, और बहुत ज्यादा जो हमारे पास ये पाए और जो दूसरी किस्म के हमारे पास खाने होते हैं, जो कि देखकर ही, जिसको देख के एक जो है ना फील हो रहा होता है कि यार आपके आंखों को कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहे होते, तो वो आपकी बॉडी में जाके भी आपके इमोशंस को कूल इफेक्ट नहीं करते, नहीं दे रहे होते, बट वो भी जरूरी है बट एक एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, असमन साहब जो है वो शायद नाराज हो रहे हैं इस बात के ऊपर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम बिल्कुल किसी को, मैंने आपसे देखिए ये बात कही थी कि हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है। मे बी जो ट्रेनर आपको करवा रहे हैं उनकी अप्रोच वो ना हो, तो आप कहीं ना कहीं आप उनसे बात कीजिए, और उनसे बात करके आप बताएं उनको कि मेरी अब से रिलीज भी करना चाह रहा हूँ, तो आपका यकीनी तौर पर वो जो आपके एक्सरसाइज है उनको भी अलग कर देंगे वो। क्योंकि देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, मेडिटेशन ज्यादा होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा होती है। अगर तो आप जिम जाकर बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा, ये कम नहीं करेगा। तो आई थिंक मैं मजीद इसको क्लियर कर पा रही हूँ। तो अगर ये लैकिंग आ रही है कहीं पर कि आप कर वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग रहे हो, आप कर या फिर आप बहुत ज्यादा पावर योगा कर रहे हो, चलिए हम योगा की ही बात करते हैं। अगर कोई आपको पावर योगा करवा रहा है, जो कि एक तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, तो वो पावर योगा आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, वो कम नहीं करेगा, वो बढ़ा देगा। तो यकीनी तौर पे जब आप अपनी अप्रोच बताओगे, तो उस अप्रोच को देखकर आपका जो एक्सरसाइज रूटीन है वो चेंज किया जाना चाहिए। और अगर चेंज करने के बावजूद भी नहीं कम हो रहा है, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा नौयत का है, तो फिर आपको यकीनी तौर पे किसी कंसल्टेंट से या किसी थेरेपिस्ट से रुजू करना चाहिए। जी जी मिस, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल में आपने बता दिया। सुबहान का क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ चलते हैं, टाइम भी हमारे साथ साथ बड़ी देर से गुजरा है। अच्छा जी मिस, ये एक दुबला पतला आदमी है, बहुत खाता है मगर हेल्दी नहीं हो रहा, सारी वेजिटेबल्स खाता है, कोई फास्ट फूड भी नहीं खाता मगर हेल्दी नहीं होता। हेल्दी नहीं हो रहा, दुबला पतला। देखिए अगेन ये कि मेटाबॉलिज्म डिफर करता है, हर इंसान के फ्रेम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिक इश्यू होता है, ये कि वो जितना भी खा ले उनको, यही है ना इनका क्वेश्चन, कि वो मोटे नहीं होते, ऐसे ही कुछ है जी ना। मिस, हेल्दी नहीं तो हो रहे। वेट, हाँ, लेकिन वेट लिफ्टिंग ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है कि उन्हें वेट लिफ्टिंग की जाए। और योगा इस लिहाज से अच्छा होता है कि ये बॉडी को, चूंकि मैंने कहा कि योगा नाम है बैलेंस का, अगर बहुत ज्यादा मोटा बंदा हो तो वो उसको नॉर्मल बॉडी फ्रेम पे लेके आता है, और बहुत पतला बंदा हो तो उसकी बॉडी को ग्रो भी करता है योगा ही। क्योंकि योगा से आपका स्टमक, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है।
تو योगा आप इस चीज को देखते हुए करें, और साथ साथ अगर मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, मसल्स गेन करने हैं बॉयज को, तो उसके लिए बॉयज के जिम सबसे बेटर होते हैं। बॉयज के जो वो ट्रेनर्स होते हैं जो कि बॉडी की वेट लिफ्टिंग वगैरह करवाते हैं, उनसे राब्ता करें, वो आपको डाइट बताएंगे। डाइट के अंदर वो आपको गोश्त, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बताएंगे कि आपने प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाना है। ऐसे लोगों को फिर गोश्त ज्यादा दिया जाता है, अलग अलग फॉर्म के अंदर बनाना शेक्स और मिल्क और ये सब चीजें दी जाती हैं। खाना तो खा रहे हैं वो ओके, बट वेजिटेबल्स उन पर काम नहीं करेंगी, उनके ऊपर काम क्या करेगा, उनके ऊपर प्रोटीन काम करेगा, उनके ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काम करेगी। तो मैंने यही कहा ना कि हर किसी की अप्रोच को देखकर उस लिहाज से उसका कस्टमाइज प्रोग्राम बनता है, ताकि उसको वो अपने जो रिजल्ट्स वो चाह रहा है वो उसको मिल पाए। बहुत शुक्रिया मिस, बड़ा अच्छा आपने आंसर कर दिया। वो यकीनन इस पे अमल करके अपनी हेल्थ गेन कर सकते हैं। गुफरान शाहिद हमें सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम गुफरान, आपका जो मशवरा है ये मैं ऑनियर नहीं कर सकता, मैंने पढ़ लिया है। अच्छा मिस, अब हम चलते हैं अपने स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे क्या है और इसको हम मैयर कैसे करें, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या हेल्थ है या नहीं है, और नहीं है तो हम इसे कैसे हासिल करें? अच्छा जुनैर, पहले तो आप ये बताएं आप स्पिरिचुअल हेल्थ से समझे क्या? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए मुझे, फिर मैं बताती हूँ। मिस, स्पिरिचुअल मतलब आप रूहानी तौर पे अपने खाली के साथ कितने कनेक्ट हैं, मैं इसको स्पिरिचुअल हेल्थ समझता हूँ, अगर मैं ठीक हूँ। नहीं, एक पॉइंट जो है वो ये भी है, देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ को ये कॉन्सेप्ट जो आपने बताया कि आपका खालिक के साथ आपका किस तरह का कनेक्शन है, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ खालिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि आपका अपनी बॉडी के साथ कितना कनेक्शन है, आप अपनी बॉडी से कितना अवेयर हो, और अपनी लाइफ में आप हर लम्हे से कितना ज्यादा अवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टाइम में आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक से कितना अवेयर है, हम कितना इंगेज हैं, हम कितना इन्वॉल्व हैं, तो ये सब भी अगर कोई स्पिरिचुअल हेल्दी पर्सन होगा और स्पिरिचुअलिटी को समझता होगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा बनिस्बत इसके कि जो स्पिरिचुअलिटी पे इतना ज्यादा मतलब उसका उबूर नहीं होगा, या आप ये कह लें कि वो इतना स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होगा। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप ये समझ लें कि अवेयरनेस लेवल और कनेक्शन जितना ज्यादा बिल्ड होगा अपनी जिंदगी के अंदर हर लम्हे के साथ, और अपने खालिक के साथ, अपने खुदा के साथ, अपने अल्लाह के साथ, और आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स के साथ, पूरी यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जीज हैं, जो एक पूरी फ्रीक्वेंसीज है, आप उस फ्रीक्वेंसीज पर कितना ज्यादा आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ है, इसका मतलब आप उतने ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। अब वो होता कैसे, उसके लिए सबसे इजी बात यह है, जिसको आप इस लेवल पे अभी समझ जाए तो हमारे लिए आई थिंक उतना काफी है, कि हम कितना अवेयर हैं, हम खुद से कितना अवेयर है, हम अपनी बॉडी। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हमें यही नहीं पता कि हमारा स्टमक क्या कह रहा है किस वक्त, हमें नहीं पता कि हमारा स्टमक इस वक्त, स्टमक की नीड खत्म हो गई है, और अब जो नीड है वो सिर्फ हमारी मेंटल नीड है। हम जो ओवर खाना खा रहे हैं, मैं इसकी एग्जांपल देके आपको अगर बताऊं, हम जो ओवर खाना खा रहे हैं वो हमारे स्टमक की नीड खत्म हो चुकी है और हमारी मेंटल नीड आ गई है। लेकिन अगर आप इस काबिल हो जाते हो कि आप अपने बॉडी से इतना अवेयर हो जाओ, कि आप अपने स्टमक से इतना अवेयर हो जाओ, तो वो इसका मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूव कर गए हो, उस कनेक्शन में थोड़ा सा इम्प्रूव कर गए हो। तो इसके लिए मेडिटेशन सबसे बेहतरीन टेक्निक है कि आप मेडिटेशन करके अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ा सकते हो। तो जैसे जैसे आपका ये अवेयरनेस लेवल डेवलप होता जाएगा, आप फील करने लगोगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी अवेयरनेस हर चीज को लेके बढ़ गई है। और उसके बाद आपके जो फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी अभी रिएक्शन की, कि हमें कोई गुस्सा आता है तो हम फौरन रिएक्ट करते हैं, तो हम पॉज करना सीख जाते हैं। बहुत से मामलात के अंदर हम फौरन रिएक्ट नहीं करते। स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी किसी की भी बात सुनकर या फिर जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, वो कभी भी किसी की बात सुनकर रिएक्ट करने से पहले कुछ देर को पॉज जरूर देता है अपने अंदर। तो अगर वो पॉज, ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि सिर्फ हमें एक कुछ लम्हे के लिए रुकना तो है कुछ रिएक्ट करने से पहले, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपने अपनी लाइफ को ऐसे बना लिया कि आप उस पॉज को समझने में और उस रुकने को समझने में आपका उबूर हासिल हो गया, और आप अपने हर काम में, चाहे वो आपका प्रोफेशनल काम हो, चाहे वो आपका घरेलू काम हो, और आपने सिर्फ इसी चीज को लागू कर दिया कि हर काम करने से पहले फुल अवेयरनेस के साथ पॉज लेकर फौरन से रिएक्ट नहीं करना, हर चीज को सोच समझ के अप्लाई करना है, आपकी सिर्फ इतनी चेंजिंग से ही आप फील करेंगे कि आपकी हर चीज में बेहतरी आना शुरू हो गई।
आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो गई, आपकी घरेलू लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो गई। तो स्पिरिचुअल हेल्थ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्पिरिचुअल बीमारियों का थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ यहाँ पर, फिर उसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा कि स्पिरिचुअल हेल्थ और बीमारी क्या होती है। तो स्पिरिचुअल बीमारियाँ हम कहते हैं हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जलन करना, हसद करना, झूठ बोलना, गिबत करना, किसी का बुरा सोचना, ये तमाम वो बीमारियां हैं। तकब्बुर करना, अपने आप को कुछ समझना, ये वो बीमारियां हैं जो कि एक स्पिरिचुअल लेवल पे इंसान को ईगो सबसे बड़ी बीमारी है, स्पिरिचुअल बीमारी, जो कि इंसान की पूरी जिंदगी को आप कह लें कि डिस्टर्ब करके रखी हुई होती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। तो अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएगा तो उसको अपनी ईगो को बैलेंस करना आ जाएगा, तो इसलिए उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है। जी मिस, बहुत शुक्रिया, आपने ये कंसेप्ट मेरा बिल्कुल करेक्ट कर दिया कि ना सिर्फ खालिक से बल्कि अपनी अपनी अवेयरनेस भी इसके अंदर शामिल है, स्पिरिचुअल हेल्थ। मिस, मास्टर के अंदर तो काफ़ी सारी ये बीमारियां आम है स्पिरिचुअल, मेरे ख्याल से दूसरे डॉक्टर्स की निस्बत स्पिरिचुअल डॉक्टर्स की ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और वालेकुम अस्सलाम अरहम को भी मैं कह रहा हूँ, गुफरान साहब का भी हम यहाँ पे क्वेश्चन साथ शामिल करेंगे, उनकी राय। अच्छा मिस, ये बताएं कि अब ये सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, हमें पता भी चल गया होलिस्टिक हेल्थ क्या है, इसके पिलर्स क्या हैं, कैसे कैसे आप इसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, इस पे अमल करके हेल्दी लाइफ, बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं। होलिस्टिक लाइफ का मतलब जो मैं समझा हूँ वो है बैलेंस्ड लाइफ, आप कैसे बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप एक अलग सूबे से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं अलग प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ओवरऑल हम दो सूबों की रिप्रेजेंटेशन तो कम से कम कर ही सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी यूथ को, क्योंकि माशाल्लाह अभी भी आप भी यंग हैं, मैं भी यंग हूँ, तो हमारी जो एज है या हमसे जो छोटे हैं या हमसे जो बड़े हैं, जो यूथ में पाकिस्तान के आते हैं, तो उनके लिए इस होलिस्टिक हेल्थ को हासिल करना कितना ज़रूरी है और उनको कितना वक्त अपनी होलिस्टिक हेल्थ को देना चाहिए अपने लाइफ के अंदर, अपनी स्टडीज़ को, जो रेगुलर स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में करते हैं, उसके साथ साथ होलिस्टिक हेल्थ पे वो किस तरह से फोकस करें। जी जुनैर, ये काफी मतलब समझने वाला सवाल आपने किया है, जिसके ऊपर गौर करके इसका जवाब भी मैं देना चाहूंगी, और आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूंगी कि देखें, होलिस्टिक हेल्थ जो मेरा एक विजन है, जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगता है बुजुर्गों के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं काफी एज तक के लिए, उन्होंने तो गुजार दी, ठीक है, आप वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं जिस भी तरीके से, और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में था जैसी थी वो गुजर गया, जो उनके घरेलू लाइफ में था जैसा था वो गुजर गया। अब वो सिर्फ आराम से अपने घर में बैठे हैं, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगियां दे। लेकिन बात यही है कि जो हमारी कंट्री चलनी है, हमारा मुल्क चल रहा है या दुनिया चलनी है, हम ओवरऑल पूरी एक जनरलाइज वे में बात करें दुनिया की, अगर हम एक पीसफुल वर्ल्ड की, अगर हम एक पीसफुल दुनिया की उम्मीद रखना चाहते हैं, तो असल में हमें अपनी यूथ पर और आने वाले बच्चों पर ही काम करना है और उनको ही ये कॉन्सेप्ट देना है। एटलीस्ट काम कैसे करें, सब काम करना तो सेकंड लेवल का काम है, जिसकी हम अभी कोशिश करें, लेकिन पहले लेवल का काम अगर आप करना चाह रहे हैं या मैं करना चाह रही हूँ, हम लोगों को अवेयर तो करें इस चीज से कि हम यहाँ अनफिट हैं और हमें इसके ऊपर आने की जरूरत है, हमें इस तरफ आने की जरूरत है कि हम ये सोचें। जब इंसान इस तरफ आने लगता है या सोचने लगता है, तभी वो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मालूम होगा कि मुझे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है या फिर मुझे यहाँ पर इस चीज पे काम करने की जरूरत है, मैं तभी उस तरफ जाऊंगा। अदरवाइज मुझे क्या जरूरत है, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो स्पिरिचुअली भी हेल्दी हूँ, मैं तो मेंटली भी हेल्दी हूँ, मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ। अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो फिर बेहतरी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले लोगों को इस बात का अवेयर करना हमारा काम है, समझना या ना समझना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपना काम कर रहे हैं कि लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, और लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बात को समझें, रिसर्च करें, जाएं और पढ़ें और मालूम करें कि ये तमाम चीजें किस तरीके से आपकी जिंदगियों में बेहतरी ला सकती है। एंड इट्स, देखिए, हम बात तो इंडिविजुअल की कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूथ की हम बात कर रहे हैं या किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं कि वो अपनी होलिस्टिक हेल्थ पे काम करे और अपने आप को मेंटली फिट करे, अपने आप को स्पिरिचुअली फिट करे, बट आप ये बताएं, इसका रिजल्ट कहाँ आएगा? मास्टरी में आएगा? इसका रिजल्ट पूरे मुल्क पे आएगा? इसका रिजल्ट पूरी दुनिया, अगर हर इंडिविजुअल अपने ऊपर काम करेगा तो रिजल्ट इंडिविजुअल पे नहीं आएगा,
उसके लिए अपना कोई फायदा इतना नहीं है जितना कि वो सोसाइटी को फायदा दे रहा है फिट होकर। तो अपने आप को फिट करने का मकसद एक सोसाइटी को फिट करना है, एक पूरे मुल्क को फिट करना है। अगर हम किसी तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं, जाके आप रिसर्च करें, उनके बिहेवियर्स को देखें, उनके बिहेवियर्स पे रिसर्च करें कि कितने कंट्रोल और कितने बैलेंस इमोशंस होते हैं उनके, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बातों में। तो ये तमाम चीजें उनके मुल्क की तरक्की में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को जब बैलेंस कर लेता है, अपने आप को रिलैक्स थोड़ा उसमें जाने लगता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है, वो प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाता है। रिसोर्सेज कम होने के बावजूद हम ये शिकायतें करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम है। हमारी यूथ को इस तरफ लगा दिया गया है कि हमारे रिसोर्सेज कम है, हम क्या करें, हमें तो लाइट नहीं आ रही होती, हमें तो हमारे पास ये महंगाई है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने तो ऐसे ही होना है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो कि यूथ को दिया जा रहा है, जो कि यूथ को बताया जाता है। बट इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, तो आप इतने ज्यादा काबिल हो जाते हो कि आप रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के अंदर भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट यूथ को दिया जाना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म से दिया जाना चाहिए, और जिस डायरेक्शन पे वो जा रहे हैं वो हटाकर उन्हें हेल्दी डायरेक्शन पे लाना चाहिए। और तरीके इसके क्या होंगे? तरीके, जब वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे जुनैर के हमें इस तरफ जाना है, तो आप यकीन करें तरीके इंसान फिर खुद भी ढूंढने लगता है। जब वो खुद रिसर्च करते हैं, जब वो खुद जानते हैं, वो खुद, और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ योगा ही इसका एक बेहतर टूल हो सकता है। योगा चूंकि मैं एज एक्सपर्ट हूँ और इसके बहुत बेहतरीन नताइज देखती हूँ, मेरे लिए आसान चीज है ये, तो मैं लोगों को उसके जरिए लोगों को करवा रही हूँ। बट हो सकता है किसी का इंटरेस्ट दूसरा हो, तो वो उस इंटरेस्ट को देखते हुए उस तरीके के ऊपर अमल करके अपनी हेल्थ को, फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स की बात कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी आर्ट की बात कर देती हूँ कि आर्ट करना भी एक एक्सरसाइज है, एक हेल्दी माइंड की एक्सरसाइज है। तो वो अपनी उस इंटरेस्ट को देखते हुए कि वो अपने मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकता है, हो सकता है कि वो योगा ना करे, वो आर्ट करे, तो वो अपनी पसंद को लेकर उस अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद रास्ते इंशाल्लाह खुद निकल आएंगे। और योगा मैं रिकमेंड जरूर करूंगी कि क्योंकि ये अगर आपको ये पसंद आ जाए, आपका इसमें दिल लग जाए, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करके अपनी होलिस्टिक अप्रोच पा सकते हैं। जी जी, रास्ते तो खुद ही निकल आते हैं, हमने सिर्फ तयन करना है कि हमने इस रास्ते पे चलना है, खुद बहुत दरवाजे हमें मिलते ही चले जाएंगे। मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, यकीनन आप भी उनको पढ़ती होंगी। मुझे रूमी की बात याद आ गई। रूमी कहता है जब आप कोई चीज़ तय करें तो ये ना देखें कि समंदर है, मेरी कश्ती पार होगी नहीं होगी, आप अल्लाह का नाम ले कश्ती पे बैठ जाएं, वो पार लगाना खुदा का काम है। बिल्कुल ऐसी है, जैसे ही हम अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, आप जैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, बढ़ के बाहर से आए हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली आहिस्ता 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 हम सारे होलिस्टिक हेल्थ की तरफ मूव ऑन करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे और अल्टीमेटली यूथ को इम्पावर करेंगे। मिस थोड़ा सा इसके अगेंस्ट भी एक क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे आया है, वो पब्लिकली नहीं करना चाहते। मिस वो कह रहे हैं कि पहले जमाने में अगर 10 साल 15 साल पहले तो ये कोई होलिस्टिक हेल्थ नहीं था, ये कोई योगा नहीं था, तो क्या लोग मेंटली सिक थे, तो क्या लोग फिट नहीं थे, तो अब क्यों इसकी इतनी जरूरत है, अब क्यों इसकी बात कर रहे हैं? देखिए, नहीं बहुत सही सवाल है, बल्कि ये चीजें तो मैं अपने सेशन में बताती भी हूँ। देखिए मैंने अभी आपको जैसे यही कहा ना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट योगा, और ये किसने होलिस्टिक हेल्थ का, मैंने आपको ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है कि स्पिरिचुअली आप कितने फिट हो, आप मेंटली कितने फिट हो और आप फिजिकली कितने फिट हो। इसको नाम तो यकीनी तौर पर अब दिए गए हैं, लेकिन अगर आप पहले जमाने पे, अगर आप बिल्कुल चले जाओ ना वहां पर जो स्टोन एज पे, अगर वहां पर भी हमें कुछ निशानियां मिलती हैं लोगों की, तो आप जब उनके लाइफ पैटर्न्स पे रिसर्च करोगे तो आपको यही दिखेगा कि वो लोग स्पिरिचुअली हेल्दी थे, वो लोग मेंटली हेल्दी थे। अगर आप किसी बहुत ऐसी किसी कौम की बात करते हो, किसी पुरानी गुजरी हुई कौम की, कि वो लोगों ने बहुत बहुत तरक्की कर ली दुनिया के अंदर, तो कहीं भी आपको जो लोग थे काम करने वाले, वो ऐसे नहीं दिखेंगे कि जो कि मेंटली फिट ना हो। वो यकीनी तौर पे आप जब रिसर्च करोगे, जाके उनके लाइफ पैटर्न्स निकालोगे, उनकी जिंदगी की रूटीन निकालोगे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी रूटीन के अंदर शामिल थी वो चीजें जो कि उनको मेंटली फिट रखती थी, उनकी स्पिरिचुअल फिटनेस के ऊपर काम करती थी और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम करती थी। अब चूंकि हम लोगों का लाइफ पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, हम लोग मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब
जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, हमारे पास देखें जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो जितना ज्यादा तरक्की कर गया है ना, जितना कंप्यूटर, जितनी ये सब चीजें कॉजेज हैं हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देने की, तो चूंकि वो लोग उन वक्तों में इस तरह के उन्हें मसाइल नहीं थे, बट चूंकि हमें ये मसाइल का सामना अब आ चुका है, तो अब ये मसले देखें, जब जरूरत कहते हैं ना, जरूरत इजाद क्या क्या है, कोई एग्जांपल है ऐसी कि जरूरत इजाद करवाती है कोई चीज, हाँ इसी तरह का कुछ एक वो है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली अभी उसी तरीके से अब जरूरत इसलिए पड़ गई है कि इसको अलग अलग नाम दिए जाए, होलिस्टिक नाम दिया जाए लोगों को समझाने के लिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, तो ये तो दुनिया जब से है, जब से पहला इंसान है, जब से ये चीज मौजूद है, उसका स्पिरिचुअल ये लेयर्स आपकी हर इंसान के साथ है, उसका खुदा के साथ कनेक्शन उस इंसान के साथ है, उसके इमोशंस उसके साथ, बगैर इमोशनलेस तो कोई इंसान नहीं हो सकता। वो तो वो जब से इंसान है, जब से है, उसकी बॉडी हमेशा से इंसान के साथ है, उसकी स्पिरिचुअलिटी हमेशा से उसके साथ है। प्रॉब्लम ये आया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा, हम लोग इस सब में वीक होते चले गए। अब जो अगर हम अपनी यूथ की बात करें, तो सॉरी टू से बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, बट बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हम लोग तीनों लेयर्स पे बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। तो अब हमारी ये जरूरत बन गई है कि हम ऐसे टूल्स लेके आए। पंखा खराब हो जाता है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना पंखा खुद ब खुद ही ठीक हो जाए, पंखा तो सही होने के लिए आए, हम यकीनी तौर पे टूल यूज करते हैं, हम उसके लिए चीजें लगाएंगे कि वो ठीक हो। तो इसी तरीके से अगर योगा कह लें या कोई और चीज कह लें, वो सिर्फ एक टूल है, आपको ये कह लें कि उस पाथ पे लेके जाने का एक टूल है। आप चलना सीख गए, आप छोड़ दो, आपको अवेयरनेस आ गई कि ये मेरा, मैं वापस हो गया, मैं पुराने जमाने में चला गया, बहुत अच्छी बात है, आप पुराने जमाने में चले गए, बहुत अच्छी बात है, आप अवेयर हो गए अपनी तीनों लेयर से, तो आपको ना योगा की जरूरत है, ना आपको होलिस्टिक नाम की जरूरत है, ना आपको लेयर्स की जरूरत है, आप अपने पाथ पे चल पड़ेंगे। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए। जी जब से पहला इंसान, क्या बात है मिस, जब से पहला इंसान आया है तब से वो होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर रहा है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता, अब उन्होंने इसको एक नाम दे दिया है, बेहतरीन है मिस। अच्छा मिस, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लास्ट 1-2 क्वेश्चन होंगे जो हम अपने जो है सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनसे लेंगे, और मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है मिस कि एक पर्सन है, वो किस तरह से अपनी हम डेली रूटीन लाइफ को जरा थोड़ा सा अगर आप इसको समझ सकें कि आज से पहले कोविड-19 से पहले की और कोविड-19 के बाद की बात कर रहा हूँ, आजकल तो वैसे काफी सारे मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं सामने आ रही है मिस, कि हम जिस तरह से हमारी रूटीन बड़ी बिजी है, रात को सोते हम लेट हैं, उसके बाद सुबह जल्दी उठकर हमने अपने ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाकर बड़ा प्रेशर वाला काम है हमारे पास, हमारे क्लाइंट्स, अगर हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो हमारे बॉस बड़ा डेंजर किस्म का हमारे सामने, तो सारी प्रॉब्लम्स को मीट अप करने के बाद रात को 8-9 बजे जब हमने थक के घर आना है, फिर हमने टीवी देखना है, और ये सर्कल मुसलसल चलता ही जाना है, चलता ही जाना है। तो इस सारे प्रोसेस में आप हमें कोई एक बेहतरीन एक रोड मैप बताएं कि मैं अपनी इस टफ रूटीन के बावजूद अपनी होलिस्टिक हेल्थ, जिसके अंदर मैं मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, और मैं कौन सी एक्टिविटीज करता रहूं इस साथ साथ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहूं और बेनिफिट हासिल कर सकूं होलिस्टिक हेल्थ के। अच्छा जुनैर, आपने जिस तरह से बात की अभी कि ये सारी जो रूटीन की आपने चीज़ें बताई कि एक इंसान की लाइफ में होती हैं, तो देखिए होलिस्टिक हेल्थ का या फिर फिटनेस का हम जो बात करें, हम ये कभी भी नहीं कहते कि ये चीज़ें आप में ख़त्म हो जाएंगी। आप जॉब करते हो, ऑब्वियसली आप हमेशा करते रहोगे, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली आपको हमेशा आते रहेंगे, घर के मसाइल होते हैं, ऑब्वियसली आपको उसका सामना रहेगा, आपको मुल्क की मसाइल हैं, आपको बहुत सारे मसाइल हैं, वो हमेशा वहाँ रहेंगे। बट अपने आप को फिट और हेल्दी करने का मतलब ये है कि वो इन तमाम सिचुएशंस में आपको कोप अप करना आ जाए, और आप जितना ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, वो जो बैड स्ट्रेस बन जाता है आपका, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि हम उससे कोप अप नहीं कर पा रहे होते। अगर हम कोप अप कर पा रहे हो तो वो हमारा स्ट्रेस तो जरूर रहेगा वहां पर, जो कि टेम्पररी स्ट्रेस होता है। दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, टेम्पररी स्ट्रेस और एक परमानेंट स्ट्रेस, जो कि एंजाइटी और उसकी तरफ चला जाता है। तो हम ये कभी नहीं कहते कि आपका टेम्पररी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वो होना भी नहीं चाहिए। टेम्पररी स्ट्रेस ही इंसान को आगे बढ़ लेके जाता है और आगे की तरफ प्रमोट करता है। तो टेम्पररी स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा, बट हाँ ये जरूर होगा कि वो टेम्पररी स्ट्रेस आपका परमानेंट स्ट्रेस नहीं बनेगा, और आपको
बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं होगा, वो वक्ती तौर पे आया और चला गया। उसके लिए जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एक्सरसाइज एक बेहतरीन टूल है, चाहे आप वो वॉक की शक्ल में करें, चाहे आप वो जिम जाके कोई साइकिलिंग की शक्ल में करें, चाहे आप योगा की फॉर्म में करें। ये एक बेहतरीन टिप है कि अपनी लाइफ में बेशक आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, उससे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरह से आते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो कि आपको पूरे दिन की जो कि आपको स्ट्रेस का सामना करना होता है, वो एक तरह से फौजी खड़ा कर रहा होता है आपकी बॉडी एक्सरसाइज के दौरान, आपकी बॉडी उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए। तो आपको जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, या आप जिससे हाइपर होते हैं, तो उस चीज में कमी आना शुरू हो जाती है और आपको खुद फील होगा कि आप उतना रिएक्ट नहीं कर रहे। इट्स ऑल अबाउट योर रिएक्शंस, कि आप उस स्ट्रेस को लेकर रिएक्ट कैसे कर रहे हो। तो हमें उसके रिएक्शन में आप कमी महसूस देखोगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो। दूसरी चीज, हमने न्यूट्रिशन की बात करी, अपने खाने का ख्याल रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें। आप खुद फील करोगे कि वही तमाम हालात हैं, वही तमाम चीजें हैं, लेकिन चूंकि आप डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, एक्स्ट्रा खाना नहीं खा रहे हो। एक्स्ट्रा खाना खाना आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, यानी आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी कम हुई, आपका स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा और आप ज्यादा रिएक्ट करोगे ना रिएक्ट करने वाली चीजों पर भी। तो आप अपने खाने का ख्याल रखें, रियल फूड खाएं, जंक फूड्स बंद करें, और कोशिश करें कि जितने मसाला जात भी जो होते हैं वो घरों के हों उतने अच्छे हैं। जो प्रिजर्व और डब्बों के अंदर चीजें बनी हुई आती हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके माइंड लेवल को बहुत ज्यादा खराब कर रही होती है। तो ये थोड़ा सा अपने किचन को चेंज करें, थोड़ा सा अपने खाने की रूटीन को चेंज करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज को चेंज करें। और दूसरी चीज जो कि मैं बार बार कहती हूँ, लोगों को मुश्किल लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ा टूल है, जिसको आप अपनी लाइफ में लाकर अब बड़े बड़े स्ट्रेस से और बड़ी बड़े मुश्किलों से सामना कर सकते हो। बहुत आपको ऐसे मसले आएंगे कि आप उसमें से ऐसे निकलोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत खुशी खुशी निकल जाओगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा गुमान, जिसका हमारा मजहब भी हमें बहुत तलकीन करता है, इसको फॉलो करना शुरू करें। मुश्किल जरूर होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, इतनी बुरी सिचुएशन है, हम तो कभी भी सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव नहीं सोच सकते, लेकिन ये भी आपका माइंड ही आपको सोचवा रहा है। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करें, अपने आप को माइंड के कंट्रोल में ना दें। सबसे पहले तो ये समझ जाएं कि अपने माइंड को आप खुद गाइडलाइन दें या उसको इंस्ट्रक्शंस दें। प्रॉब्लम ये है जुनैर कि हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, हम उसे फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर हम शिकायतें कर रहे होते हैं कि भाई हमने तो यही करना है, इसने तो कह दिया था तो हमने तो नेगेटिव ही सोचना है। नहीं, ये आपको माइंड आपको बता रहा है। आप इतना ट्रेन कर लें खुद को कि अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दें कि मुझे इस टाइम पे ये सोचना है। सोचना भी अपने मर्जी से सोचें, आप अपनी माइंड को सोचने ना दें, अपनी थिंकिंग को भी अपनी मर्जी से लेके आए। गलत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, जस्ट रिफ्यूज इट, माइंड को रिफ्यूज कर दें, माइंड को उस वक्त बता दें कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने, मैं हूं जो भी हूं। तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लाएं। आप देखिए उसी वक्त आपका गुस्सा भी थम जाएगा, आप इनके तौर पे भी रिलैक्स होना शुरू करोगे। तो डाइट का ख्याल करें, एक्सरसाइज करें, और पॉजिटिव थिंकिंग को जरूर अप्लाई करें लाइफ में। और एक काम जरूर ऐसा करें जिसमें आपका शौक शामिल हो, जिससे आपको बहुत लगाव हो, जिससे आप करने में बहुत लविंग महसूस करते हो। वो कोई भी काम आपके शौक का हो सकता है, वो काम जरूर करें दिन में एक बार 10 मिनट के लिए। उससे भी आप बहुत ज्यादा रिलैक्स और अपने आप को फिट महसूस करते हो। जी जनाब। अमेजिंग मैम, वंस अगेन अमेजिंग। बड़ा कंप्लीट रोड मैप है, इस पे अमल किया जा सकता है। हम अपने डेली रूटीन में टाइम एक्सरसाइज को 10 से 15 मिनट दें, डाइट के ऊपर बड़ा ख्याल रखें, ज्यादा ना खाएं, गुजरा वाला वालों समझो। उसके अलावा पॉजिटिव रहें, लाइफ को पॉजिटिव तरह से गुजारें। और कल हमारा सेशन ही पॉजिटिव थिंकिंग पे था। अच्छा, उसके अलावा अपने शो का काम जरूर करें, अपने जो आपकी हैबिट है उसकी तरफ आप मूव जरूर करते रहे, दिन में अपना टाइम निकालें। मिस, लास्ट क्वेश्चन, उससे बस आपके रिमार्क्स लेंगे और आपका टाइम हमने काफी ज्यादा ले लिया हुआ है, तो फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। अच्छा मिस, यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वेट लॉस करना चाहता है, ये मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, थोड़ा सा हेल्दी है, ये वेट लॉस करना चाहता है, लेकिन कह रहा है कि क्या मैं कोई मेडिसिन वगैरह कर लूं, डाइटिंग शायद इससे नहीं होती। क्या आप रिकमेंड करेंगे कोई मेडिसिन खाना, या फिर हमें डाइट की तरफ ही जाना चाहिए? देखिए, मैं रिकमेंड तो कभी भी नहीं करती कि आप मेडिसिन लो, क्योंकि बिल्कुल भी ये नेचुरल एक प्रोसेस नहीं है, और जितने भी अननेचुरल प्रोसेस होते हैं वो वक्ती तौर पे आपको रिजल्ट जरूर दे देते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में वो बहुत बुरे साइड इफेक्ट लेके आते हैं। जो कि आपके मेल है या फीमेल है? ये मेल है मिस, ये कोई 23 मेल,
اور میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر دوں، میلس کے لیے تو بہت زیادہ اور خطرناک ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں. تو آپ اگر آگے کا سوچ رہے ہو تو بالکل اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگین میں یہی کہوں گی کہ ویٹ لاس جرنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں فزیکل جرنی ہے، یا آپ کی مینٹل جرنی ہوتی ہے، یا آپ کے مائنڈ جرنی ہوتی ہے کہ آپ کتنا زیادہ خود پہ کنٹرول کر سکتے ہو، آپ کتنا زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ چل سکتے ہو، اور کتنا زیادہ اپنے ڈائٹ پہ، وہی اگین بات آ گئی کہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو آپ اس کو فزیکل جرنی سے زیادہ اس کو مینٹل جرنی کے طور پر لے کے چلیں کہ آپ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ یہ کر پاؤ گے. تو اس کو اپلائی کریں. ہاں اگر آپ کو بہت ہی زیادہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کہیں کوئی ٹیسٹ دینے جانا ہے، اس کے لیے آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، تو اس سچویشن میں آپ لے سکتے ہیں، لیجیے. بٹ یہ ریکمنڈیشن کے لیے بالکل میڈیسنس لینا ٹھیک نہیں ہے. اور نہ جی یہ ٹوٹکے کرنا بہت زیادہ ٹھیک ہے. جو لوگ ایکسٹرا ٹوٹکے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یہ وہ ڈال کے پی رہے، وہ پتہ نہیں بالکل ہی اپنے اسٹمک کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے آنتوں کو خراب کر دیتے ہیں، وہ بھی کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتا. بہتر طریقہ کم کھانا کھائیں، ایکسرسائز کریں، نیند پوری لیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. جی سب سے بہترین طریقہ پتہ چل گیا ہوگا یقیناً. میم بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف آپ کے ریمارکس، اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں ہمارے بارے میں، یہ پاکستان کو ہولسٹک ہیلتھ کے بارے میں، یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے لاسٹ ورڈ، اور پھر اس کو ہم کلوز اپ کر دیں گے. جی زنیر، آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آخر میں بھی کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا، لوگوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا، سوال کیے. چاہے وہ سوال آپ اس کو نیگیٹو سوال کے لیں، نیگیٹو سوال میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتی. نیگیٹو سوال ہی آپ کو ایکچولی یہ موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کلیئر کریں. ہمیشہ ہاں ہاں اوکے کرنا، وہاں مزہ بھی نہیں آتا بات کو سمجھانے میں. نہ کہ جو نیگیٹو ریمارک دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھنا چاہ رہا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے. تو اچھا، بہت ایکسپیرینس رہا. آپ کے سوالات آئے، وہ جو بھی سوالات جس نے کیے، اینڈ بس مجھے امید ہے کہ لوگ اس چیزوں سے کچھ استفادہ حاصل کریں. اور اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپلائی کریں. لیکن اگر کوئی اس چیز کو سمجھ بھی گیا تو میرے لیے آپ کی اور میری یہی جیت بہت ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا. کیونکہ مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے سب کانشیس میں بیٹھتی جاتی ہیں. تو آج نہیں تو آج سے 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، کبھی نہ کبھی اس کے مائنڈ میں ضرور آئے گا کہ مجھے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور جیسے میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اپنے ویڈیوز میں کہتی ہوں، اور واقعی بہت چھوٹی سی ہے. یہ محاورے والی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی لائف ہے. خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں، زیادہ ٹینشن اور زیادہ مسئلے مسائل میں نہ پڑیں، زندگی کے اندر اچھے سے گزاریں. خیال رکھیں اپنا. جی شاندار زناد. میسج میم. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، آپ بھی اسی طرح سے ورکنگ کرتی رہیں، لوگوں کو ہولسٹک ہیلتھ پرووائڈ کریں، لوگوں کی زندگیاں آسان کریں، پازیٹیو کرتی رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور تمام سننے والوں کا بھی جنہوں نے کویسچن پوچھے، انٹرسٹ شو کیا. یقیناً وہ کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، اور اپنے اپنے انداز سے ہر انسان کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ، پاکستان کا بھی بہت شکریہ، پاکستان کے لوگوں کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. وعلیکم